सो केबडीज आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हंटर्स एसोसिएशन से। यहाँ पर एक आदमी चीफ को रिपोर्ट देता है और ये रिपोर्ट उस डंजन की होती है जहाँ पर संग जिनवू और बाकी के सी रैंक हंटर्स थे। उस रिपोर्ट के जरिए चीफ को ये बात पता चल जाती है कि सारे के सारे सी रैंक हंटर मारे जा चुके हैं और खाली उस डंजन से बस 2 हंटर्स बच के निकले हैं, जिनमें से एक ई रैंक का है और एक डी रैंक का। उस रिपोर्ट को देखते हुए चीफ को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हंटर्स बच के भागे हैं, लेकिन वो आदमी चीफ को ये बताता है कि उन दोनों हंटर्स ने डंजन बॉस को मारा है, जिसके बाद ही वो वहाँ से बाहर निकले। अब यहाँ पर चीफ को ये बात थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही थी, इसीलिए चीफ उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। चीफ कहता है कि पता लगाओ वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। वो आदमी चीफ को ये बात भी बताता है कि बचने वाले हंटर्स में से एक हंटर था संग जिनवू। अब जैसे ही चीफ संग जिनवू का नाम सुनता है, चीफ को वो सारी बातें याद आने लगती है कि जो उसके साथ हॉस्पिटल में की गई थी। इसके बाद वो आदमी ये बताता है कि मरने वाले में से एक आदमी का नाम था डोंगसुक। ये सुनकर चीफ सोचता है डोंगसुक तो डोंगसू का भाई है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला सीन जिनवू के घर का होता है। सन जिनवू रेड से आते समय घर पर कुछ सामान भी लेके आया है। जिनवू अपनी बहन को सामान पकड़ाते हुए कहता है मैंने मॉम की दवाइयों के लिए पैसे जमा करे हैं। यहाँ पर खाना खाते हुए जिनवू की बहन उससे पूछती है तुम्हें पिछली रेड में अच्छे पैसे मिले, लेकिन इस बार तुम्हें एक भी इंजरी नहीं मिली, हो सकता है तुम्हारे साथ वाले हंटर्स ज्यादा पावरफुल होंगे। जिनवू इस पर कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं देता और सबको बताई क्यों। जिनवू यहाँ पर साथ ही साथ ये बात भी सोचता है कि कैसे उसने बिना डरे सारे के सारे हंटर्स को मार दिया, और अगर वो अभी पुराना वाला जिनवू होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता और शायद वो मर भी जाता। जिनवू यहाँ पर बियर पी रहा होता है कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर उसका सिस्टम ये बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। इसके बाद खा पीकर जिनवू अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर सोता है उसकी बहन आके उसे जगा देती है। जिन्हा जिनवू से कहती है कोई जिन्हो नाम का लड़का तुमसे मिलने आया है। इसी के साथ जिन्हा जिनवू के रूम में बहुत सारी बियर कैंस को देखती है, जिस पर जिन्हा उससे ये भी कहती है कि इतनी बियर्स मत पियो, ये पॉइजन हो सकता है। जिन्हो जिन्हा से कहता है तुम टेंशन मत लो। अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर जिन्हो जिनवू से बातें कर रहा है। जिन्हो जिनवू से कहता है मैं यहाँ पर अटैक टीम बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन जिन्हो अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले जिनवू कह देता है नहीं। यहाँ से जाते हुए जिनवू उससे कहता है मैं अमीर लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर जिन्हो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर जिनवू कहता है अच्छा ठीक है बताओ क्या करना है। जिन्हो यहाँ पर गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहा है, लेकिन उसकी पहली कंडीशन ये है कि हंटर को 20 मिशन पे जाना अनिवार्य है, और जो पिछला मिशन था वो जिन्हो का पहला ही मिशन था। जिन्हो ये भी कहता है कि उसने रिटन एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, लेकिन उसकी कॉम्बैट स्किल्स अच्छी नहीं है। जिन्हो की बातें सुनने के बाद जिन्हो उससे कहता है तुम तो यूजिन कंस्ट्रक्शन के अगले मालिक बनने वाले हो ना। इसका रिप्लाई देते हुए जिन्हो कहता है एक्चुअली में उसके फादर को एक गिल्ड बनाना है। जिन्हो भी मनी मन सोचता है जो डंजन्स होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर देते हैं, डंजन की लगभग हर एक चीज को बेचा जा सकता है। जिन्हो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है उसके पापा को एक्चुअली में एस रैंक हंटर्स चाहिए और उसका भाई उस गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिन्हो कहता है क्या एस रैंक हंटर चाहिए, लेकिन पूरे नेशन में खाली 7 एस रैंक हंटर्स हैं। जिन्हो बताता है कि मिन युंग गू नाम का एक एस रैंक हंटर था जिसने कभी भी कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करा और अब वो रिटायर भी हो चुका है। जिन्हो उसे एडवाइस देते हुए कहता है अगर तुम किसी और गिल्ड से एस रैंक हंटर लाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ही मत करना, ऐसा हो सकता है कि इससे तुम्हें बाद में दिक्कत हो। जिन्हो कहता है कि उसकी भाई की अभी तक हंटर अवेकनिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। इसके बाद जिन्हो जिनवू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ रेड पर चलो, क्योंकि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है और तुम बहुत कमाल लड़ते हो। ये कहते हुए जिन्हो जिनवू को एक फाइल देता है। जिन्हो जिनवू को ये बताता है कि जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हैं ये जल्द ही गिल्ड ऑफिस बन जाएगा। वैसे इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन 30 बिलियन है एंड इसी के साथ जिन्हो जिनवू को 30 बिलियन ऑफर भी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जिनवू जिन्हो के साथ 19 मिशंस पे जाता है तब जिन्हो उसको 30 बिलियन देगा। अब येन या वॉन ये कंफर्म नहीं है, बट अगर मांगा के हिसाब से बताओ तो ये 30 बिलियन वॉन है, और अगर मैं तुम्हें इंडियन करेंसी में बताऊं तो ये हो गया बहुत सारा पैसा। जिन्हो मनी मन ये सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो मैं एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और अगर मैं उतना ज्यादा पावरफुल बन गया तो 30 बिलियन वॉन क्या ही चीज है। इसलिए जिन्हो ये भी सोचता है कि लोगों के साथ टीम अप करना बहुत रिस्की हो सकता है, जिसके बाद वो जिन्हो को उसके ऑफर के लिए मना कर देता है। जिन्हो वहां से जाने लगता है कि तभी जिन्हो कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये सीक्रेट हमेशा के लिए रखूंगा अपने पास। अगला सीन होता है डोंगसू का। डोंगसू किसी से बात करते हुए कहता है मुझे उन दोनों बचे हुए हंटर्स की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि डोंगसू अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा है जिसका नाम है लॉरा। लॉरा फटाफट से डोंगसू को रिपोर्ट लाके दे भी देती है। डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए डोंगसू लॉरा से कहता है
क्या होगा कि अगर मैंने किसी दूसरी कंट्री के इंसान को मार दिया तो। लॉरा उसे बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा तब आपको उस कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी, और अगर ऐसा कोई भी लॉ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन अगर हमारी कंट्री और उनकी कंट्री एक दूसरे से बात करे तब कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद डोंगसू लॉरा से कहता है मेरा शेड्यूल अभी चेंज करो। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है बड़ी इसकी डोंगसू संग जिनवू और जिनहो के पीछे पड़ चुका है। अगला सीन होता है सुबह का, जहाँ पर संग जिनवू अपनी छोटी बहन के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। जॉगिंग करते हुए संग जिनवू अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन वॉन होते तो तुम क्या करती। जिना कहती है कि वो अपने मॉम के हॉस्पिटल्स के बिल और कॉलेज एंड ट्यूशन फी को पे करती, और बचे हुए पैसों को वो कुछ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। जिनवू अपने सिस्टम को चेक करते हुए ये देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर भाग चुका है। इसी के साथ उसने 100 की जगह 102 पुशअप मार रखे हैं। इसलिए अब वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की सोचता है। इसलिए अब वो थोड़ी सी और रनिंग करता है, जहाँ पर वो चेक करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है। एंड इसी के साथ उसने 200 सिटअप्स मार रखे हैं। इसके बाद उसका सिस्टम उसको एक रिवॉर्ड देता है एंड इस रिवॉर्ड में उसको एक की मिलती है। जिनवू का सिस्टम उसे बताता है कि ये चाबी है डीमन कैसल की, और ये डंजन उसको मिलने वाला है डाइसुंग टावर सोंगपा में। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम जिनवू को ये बताता है कि उस कैसल के अंदर जिनवू को एलिक्सियर ऑफ लाइफ मिल सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू ये सोचता है कि अगर उसको एलिक्सियर ऑफ लाइफ मिल गया तो सबसे पहले वो अपनी मॉम को ठीक करेगा। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर संग जिनवू फाइनली उस गेट को चाबी से खोल देता है। अंदर जाते हुए जिनवू ये भी सोच रहा है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो फटाफट से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज कर लेगा। डंजन के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही उसके सामने एक अजीब सा बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देखकर जिनवू अपनी एबिलिटी स्टैश का यूज करता है। जिनवू अपने डैगर से बहुत ज्यादा फास्ट अटैक भी करता है उसके ऊपर, लेकिन उस बीस्ट को जिनवू के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जिनवू अपनी दूसरी एबिलिटी मर्डरस इंटेंट का यूज करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिनवू की ऐसी तैसी कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो बीस्ट जिनवू का एक हाथ भी खा जाता है, जिसके बाद जिनवू की एचपी बहुत तेजी से कम होने लगती है। जिनवू अब यहाँ से भागने की सोच रहा है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिनवू को गिरा गिरा के मारता है। अब जिनवू भी यहाँ पर अपनी फुल रिकवरी का यूज करता है, जिससे कि उसका हाथ वापस रिकवर हो जाता है। जिनवू उस बीस्ट के अंदर अपना डैगर घुसा देता है, लेकिन उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर वो बीस्ट फिर से जिनवू को नीचे गिरा गिरा के मारता है, जिससे कि जिनवू की एचपी बहुत तेजी से कम होने लगती है। इनफैक्ट अब यहाँ पर सिस्टम भी जिनवू को वार्निंग देता है कि तुम्हारी एचपी बहुत कम हो रही है। अब यहाँ पर जिनवू अपना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने की सोचता है, लेकिन वो बीस्ट जिनवू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि उसका स्टोन उसके हाथ से छूट के गिर जाता है, जिसे देखकर जिनवू वहां से बहुत तेजी से भागता है और कहीं जाकर छुप जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप भी है और उस शॉप से वो 3 हीलिंग पोशन खरीद लेता है। उन तीनों पोशंस को पीने के बाद उसकी एचपी 300 पॉइंट्स बढ़ जाती है। खाली 300 पॉइंट एचपी को बढ़ा हुआ देखकर जिनवू सोचता है ये तो बहुत कम है। अब वो यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और वो पॉइजन पी लेता है। जैसा कि हमें शुरू में दिखाया गया था कि पॉइजन को पीने के बाद या फिर कहे अल्कोहल पीने के बाद उसकी बॉडी ने उसको डिटॉक्सिफाई किया था, जिससे कि उसकी एचपी भी बढ़ गई थी। इसके बाद जिनवू फिर से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है एंड अब इस समय पर उस मॉन्स्टर की स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिनवू ने जो भी पहले अटैक किए थे उन सब का असर अब उस मॉन्स्टर के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये चीज देखने के बाद जिनवू उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत ज्यादा मारता है। इनफैक्ट वो जिनवू के पेट में अपना दांत भी घुसेड़ देता है, लेकिन जिनवू यहाँ पर हार नहीं मानता और वो अपने डैगर से उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर जिनवू उस मॉन्स्टर के मुंह पे इतने सारे अटैक करता है कि वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। अब यहाँ पर जिनवू का सिस्टम उसको एक पेपर देता है। सिस्टम उसे ये बताता है कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसको 3 आइटम्स की जरूरत है, लेकिन जिनवू साथ ही साथ ये सोच रहा है कि अगर वो कैसल के अंदर गया तो वो पक्का मारा जाएगा, इसलिए वो सोचता है कि वो बाद में कभी कैसल के अंदर जाएगा। सो बडीज ये एपिसोड थोड़ा सा तबाहीदार लगा मुझे भी। सो तुम कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें इस पूरे एपिसोड में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। इसी के साथ तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक भी कर दो।